क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 में कह रहा है टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स with their bases at the same level, each containing a liquid of density rho. The height of liquid in the one vessel is h1 and the other is h2, and in the other is h2. Area of either base is a. What is the work done by gravity in equalizing when the two vessels are connected? ठीक है, तो सपोज हम इसमें दो वेसल पहले कंसीडर कर लेते हैं। दोनों में हाइट ऑफ लिक्विड अलग अलग है, तो एक हो गया ये और एक और ले लेते हैं, बट इसमें हाइट अलग है। लेट्स से इसमें हाइट यहीं तक है, तो एक का हाइट है h1 और एक का हाइट है h2। अब अगर इनको हम बॉटम से कनेक्ट करते हैं तो ये तो हमको मालूम है कि लिक्विड का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, क्यों भाई? लिक्विड का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर H2 की तरफ होगा, एक तरह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, और कब तक होगा? तो जब तक कि प्रेशर इक्वल। तो देखो ये जो डिफरेंस है स्टार्टिंग में, ये डिफरेंस था h1 माइनस एच टू बाई टू, नहीं h1 माइनस एच टू था ये डिफरेंस। तो जब दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों तरफ जो हाइट में चेंज आएगा वो चेंज की वैल्यू h1 माइनस एच टू बाई टू होगी? बोलिए। तो बेसिकली वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है हमको। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा? फाइनल सिचुएशन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो लिक्विड है, ऐसे इमेजिन करो कि ये लिक्विड यहां से हट के यहाँ पे आ गया है, बाकी सारा लिक्विड वैसे का वैसे ही इंटैक्ट है। h1 माइनस एच टू बाई टू हाइट का लिक्विड एक वेसल से दूसरे वेसल में शिफ्ट हो गया है, तो लेवल सेम हो जाएगा ना? yes, बस। तो अब ये यहां से यहां आया अगर, तो पहले इसका मास निकालो, इसका मास कितना होगा? तो मास हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू हाइट, हाइट है h1 माइनस एच टू बाई टू। और अब ये बताओ कि ये अगर C1 से C2 आ रहा है तो C1 से C2 आने में चेंज कितना हुआ? अगेन ये जो चेंज है, तो ये चेंज भी h1 माइनस एच टू बाई टू ही हुआ। तो वर्क डन बाई mg को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे mg, और h की जगह आएगा h1 माइनस एच टू बाई टू। तो ये m उठा के यहाँ रख देना, आ जाएगा आंसर। और सर आपने जेई मेन के क्वेश्चन दिए थे, तो हो गए होंगे, उसमें तो है सोल्यूशन, तो दिक्कत आई होगी तो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर 9th का बी पार्ट भी बता दीजिए। 9th का बी पार्ट, नाइन्थ में सबसे पहले तो डेंसिटी अननोन लिक्विड की निकालनी थी। तो अननोन लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये स्टेशनरी है, मतलब जब ट्यूब मूव नहीं कर रही है उस कंडीशन में, क्या पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर हम सेम कर सकते हैं? ए पार्ट के लिए व्हेन ट्यूब इज एट रेस्ट, तो बोल सकते हैं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब ए पे जो प्रेशर है वो एच हाइट की वजह से है और 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है, तो 2 रो इंटू जी एच। और बी पे जो प्रेशर है वो रो डैश अननोन हाइट डेंसिटी का लिक्विड है और हाइट उसमें 2h है। तो यहाँ से अननोन डेंसिटी सबसे पहले तो निकल आई पार्ट ए में।
फिर बी पार्ट में कह रहा है कि हमें इसको एक्सीलरेट कराना है टिल द हाइट्स ऑफ द टू लिक्विड कॉलम्स आर सेम। तो पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं कि भाई इसको हमें किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कराना चाहिए जिससे दोनों तरफ लिक्विड का जो लेवल है वो सेम हो जाए। भाई इसमें लेवल ज्यादा है, इसमें लेवल कम है, तो कौन से डायरेक्शन में एक्सीलरेट कराना चाहिए? क्यों भाई? भाई जब हम राइट साइड में एक्सीलरेट कराते हैं तो लिक्विड ऊपर उठ जाता है, कौन सा, फ्रंट एज का या रियर एज का? सर टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सीलरेट कराएंगे। लेफ्ट एक्सीलरेट कराएंगे या राइट में एक्सीलरेट कराएंगे? राइट। राइट में एक्सीलरेट कराएंगे ना, क्योंकि जब हम राइट में एक्सीलरेट कराते हैं तो पीछे वाली एज ऊपर उठती है ना, तो सीधा सीधा हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा ऊपर उठ जाए और ये थोड़ा नीचे हो जाए, तभी तो लेवल सेम होगा। तो राइट साइड में एक्सीलरेट कराएंगे, इसमें Yes, तो sir. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। यस सर यस। अब दूसरी बात ये कि जब लेवल सेम होगा तो लेवल हो कितना जाएगा? तो अभी दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से चेक करो, एच का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि जब लेवल सेम हो जाएगा तो इस तरफ और इस तरफ जो लिक्विड है वो कितनी हाइट पे आ जाएंगे दोनों तरफ? क्या दोनों तरफ लिक्विड 3h/2 और 3h/2 में आ जाएंगे? यस। अब दूसरी बात ये है कि जो 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है, 2 रो डेंसिटी के लिक्विड का टोटल लेंथ कितना है ट्यूब में? 2h। अब 2h में से 3h/2 इधर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वाले लिम्ब में, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में कितने डिस्टेंस तक होगा ये? हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में ये सिर्फ h/2 तक होगा, तो बाकी में जो है दूसरा लिक्विड होगा। ठीक है ना? ध्यान से देख लो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन से कि लिक्विड का टोटल अमाउंट तो नहीं कुछ चेंज हो गया, और ये जो लिक्विड है ये यहाँ से यहाँ 3h/2 रहेगा। इसका डेंसिटी हम लोगों ने रो कैलकुलेट किया और इसका डेंसिटी 2 रो गिवन था। ये सिचुएशन हो जाएगी जब फाइनली एक्सीलरेशन आ गया। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट हो रहा है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर इक्वल नहीं होगा, बल्कि अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, तो क्या प्रेशर बढ़ेगा? और प्रेशर बढ़ेगा किसके हिसाब से? एक्सीलरेशन ए के हिसाब से। तो अगर मान लो कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिक्विड होती हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो नीचे ही इस तरह से होता है केस कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिक्विड है, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो ρ1gh1 प्लस ρ2gh2 करते हैं ना। तो Yes, वैसे sir. ही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 2 लेयर हैं, एक लेयर है रो की और एक लेयर है 2 रो की, और जो जी है वो हमें ए लेना है। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस, पहले लिखेंगे रो ए, रो नहीं, कितना लिखेंगे, हाँ रो तो रो लिखेंगे, रो की जगह रो आएगा, जी की जगह ए आएगा, और एक्स की जगह 3h/2 प्लस अगला टर्म होगा 2 रो आएगा, जी की जगह ए आएगा, और हाइट आएगी, डिस्टेंस आएगी h/2। ये लाइन बताओ पहले, इस लाइन में कोई डाउट है तो बस, इस लाइन में कोई डाउट है तो बताइए। फिर इसके बाद क्या करो, पीए को अगर हम प्रेशर एट ए को जी के हिसाब से निकालें तो क्या लिखेंगे? भाई नीचे आके लिख सकते हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 रो इंटू जी इंटू एच, और इसी तरह पीबी को क्या लिखेंगे? पीबी को लिखें अगर तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू 3h/2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सीलरेटेड वेसल में जो मेन बात हमको दिमाग में रखनी है वो यही है कि अगर हम एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ए। ρ1a x1, ρ2a x2, ρ3a x3, अगर मल्टीपल लेयर्स पड़ रही हैं उसी हॉरिजॉन्टल कॉलम में तो हर एक लेयर की वजह से ऐड अप करते जाएंगे।
ठीक उसी तरह से जैसे ρ1 GH1 ρ2 GH2 करते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर। और बोल दिया था, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े। Yes, sir. एक्सीलरेशन हम लोगों ने दो केस देख लिए हैं, एक तो वर्टिकल एक्सीलरेशन और एक हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन में भी क्लोज्ड वेसल के लिए अलग, ओपन वेसल के लिए अलग। ठीक है, तो नेक्स्ट एक केस और बचता है इसमें, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे rotation of a liquid about an axis. Rotation of a liquid about an axis. और इसमें पहले केस में लेते हैं ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब एक तरह से क्लोज्ड वेसल ले रहा है, फिर ओपन वेसल लेंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हमने रो डेंसिटी का लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, और हम इस ट्यूब को उसके ओपन एंड के अबाउट ओमेगा से घुमाने वाले हैं। लिक्विड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ट्यूब जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है ना, तो लिक्विड जैसा है, कंप्लीटली फिल्ड ट्यूब है अगर, तो लिक्विड की सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहेगी, दिखने में लिक्विड की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि इसका जो प्रेशर है वो जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे क्या फील होता है, बढ़ेगा प्रेशर या कम होगा? सर बढ़ेगा। क्या लगता है, लॉजिकली क्या लगता है? बढ़ेगा प्रेशर। प्रेशर सर बढ़ेगा। बढ़ेगा कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमने किया होगा, सर्कुलर मोशन में आया होगा, एक रॉड है, एम मास एल लेंथ, और उस रॉड को हम एक एंड के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो उसमें जो टेंशन होगा एक्स के फंक्शन में, याद है क्या था? बढ़ रहा था कि कम हो रहा था?
एक रॉड को हम घुमा रहे हैं एक एंड के अबाउट सॉलिड कंडक्टर, कोई भी रॉड, मतलब कंडक्टिंग क्या, कोई भी मास, तो उसके अंदर जो टेंशन होगा, रॉड के अंदर टेंशन, वो हम अगर एक्सिस से दूर जाएंगे तो बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? आया है क्वेश्चन? नहीं आया? आया होगा। इसको मैंने इसलिए उठा लिया यहाँ पे क्योंकि क्या है ना कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में ऐसे समझो कि मैथमेटिकल फंक्शन तो सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों केस में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट है। इस केस में क्या होता है कि टेंशन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और इस पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा कि यहां इस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। मतलब लिक्विड और सॉलिड में ये बिहेवियरल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तरीका सीधा सीधा ये है, हम यहां से x डिस्टेंस पे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं dx विड्थ, और क्योंकि ये एलिमेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस एलिमेंट को जरा बाहर निकाल के स्टडी करते हैं। तो ध्यान से ये बताओ कि इस एलिमेंट के ऊपर अगर हम लेफ्ट साइड में प्रेशर P ले लें और राइट साइड में प्रेशर P प्लस dP ले लें, तो ये बोल सकते हैं ना कि इधर से फोर्स लग रहा होगा P प्लस dP इंटू एरिया और इधर से फोर्स लग रहा होगा P इंटू एरिया। Yes. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और इसके पास कौन सा एक्सीलरेशन होगा? ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास कौन सा एक्सीलरेशन है? Radial acceleration. है। रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो उसको लिख देंगे r ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों में अगर हम F इक्वल टू ma लगाएं तो क्या मिलेगा? तो P प्लस dP इंटू ए माइनस P इंटू ए इज इक्वल टू dm इंटू AR। तो यहां से आपको मिलेगा dP इंटू ए इज इक्वल टू dm को लिख देंगे रो a dx और AR की जगह x ओमेगा स्क्वायर। तो a भी कैंसिल हो जाएगा तो रो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x dx अलग कर दो और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसको। अब 0 से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमें डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, x1 और x2, p1 और p2, ये फॉर्मूला बना लेते हैं। तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर रोटेटिंग लिक्विड, ठीक है ना। जिसमें x1 x2 कहाँ से मेजर हो रहा है? x1 x2 ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ठीक से समझ लेना। निकाला कैसे, खैर वो तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद जरूर रखना है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो इस ट्यूब के अंदर, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। और हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो 1 और 2 यानी कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इससे निकाल सकते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मान लेते हैं कि अगर L लेंथ का ये रॉड है, और 3 अलग अलग लिक्विड हैं, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी, बता सकते हैं देख के? इस ट्यूब के अंदर 3 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ब्लू वाले की ज्यादा होगी। हाँ, इधर वाले की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेट्स से अगर इसको हम रो 1 बोल दें, इसको रो 2 बोल दें, इसको रो 3 बोल दें, तो डेफिनेटली रो 1 शुड बी ग्रेटर देन रो 2 शुड बी ग्रेटर देन रो 3,
और ये तीनों इक्वल लेंथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, L/3, L/3 और L/3। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो हमें इसमें सीधे सीधे ये निकालना है, फाइंड PC माइनस PB, ठीक है, PB माइनस PA, PA माइनस PO एंड एट लास्ट PC माइनस PO। कहने का मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कितना आएगा भाई? ध्यान बस ये रखना, गलती यहाँ पे होगी x1 और x2 की वैल्यू रखते समय, बस वो नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। PC माइनस PB की वैल्यू लिखेंगे ρ1 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट L स्क्वायर माइनस 4L square by 9. 4L square by 9. 4L स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से PB माइनस PA ρ2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 4L स्क्वायर बाई 9 माइनस L square by स्क्वायर 9. बाई 9 और PA माइनस PO बिकम्स ρ1 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट L स्क्वायर बाई 9 माइनस 0। और ये निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे। Sir, rho 3 omega. हाँ, So ρ3 ओमेगा स्क्वायर, और ये निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मेनली ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है इसके लिए दिया है, और कुछ नहीं इसमें। बोलिए, नोट कर लिया?
सेकंड में हम लोग करेंगे ओपन वेसल। ओपन वेसल तो सपोज हम लोग एक वेसल ले रहे हैं, इनिशियली फिल्ड अप टू सम हाइट, सिलेंड्रिकल वेसल ले रहे हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, और इट इज टू बी रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अभी तो खैर रेस्ट पे ही है, दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें इसको हम ओमेगा से रोटेट करेंगे। तो अब पहले बताओ कि ओमेगा से रोटेट करेंगे तो क्या लगता है लिक्विड लेवल के बारे में क्या कहोगे, क्या चेंजेस आएंगे? भाई जैसे ग्लास में ही है, ग्लास में ही सपोज हम लोग स्पून से स्टर करते हैं, देखा है कभी? क्योंकि वेसल पे लिक्विड का बिहेवियर डिपेंड नहीं करेगा, लिक्विड का बिहेवियर है, वेसल से कोई मतलब नहीं है। तो हम जब जब चम्मच से घुमाते हैं ग्लास में तो भी वही सेम सिचुएशन है, तो उसमें कैसा चेंजेस आएंगे? सर सेंटर में थोड़ा नीचे चला जाएगा पानी। सेंटर में थोड़ा नीचे चला जाएगा, करेक्ट। और सर साइड में थोड़ा ऊपर, साइड में थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो खैर एक लॉजिकली आ गई ऑब्जर्वेशन कि सेंटर में थोड़ा नीचे जाएगा और साइड में थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन होगा या वो कर्व होगा ये अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। बट होगा क्या कि जो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, जैसी फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, नीचे की भी जो लेयर्स हैं उनका बिहेवियर भी उसी तरह से होता है। नीचे की जो लेयर्स हैं उनका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो एक्चुअली ये जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइन, ये एक तरह से क्या हो जाएंगी, क्या बोलेंगे इनको हम लोग? इक्विप्रेशर लाइंस। इक्विप्रेशर लाइंस होंगी। अब पहला पॉइंट, इस पहला काम हमको इसमें ये करना है कि ये जो इक्विप्रेशर लाइंस हैं इनका क्या, ये पाथ क्या है। सपोज कोई कर्व है तो कर्व का क्या इक्वेशन है, तो उसके लिए देखो ध्यान से, ये सेकंड वाला फिगर, ये वाला पॉइंट हम लोग ओ ले लेते हैं, ठीक। ओ के ठीक सामने और यहां से ठीक ऊपर ये वाला पॉइंट अगर हम पी ले रहे हैं एंड पी को बोल दे रहे हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये जो पॉइंट ए होगा, ओ ओरिजिन हो गया, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स कॉमा 0 हो जाएंगे? यस। अब ये बताओ कि ओ और ए के बीच में जो लिक्विड है वो ओमेगा से रोटेट ही तो हो रहा है। तो वो जो ऊपर फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो ओ और ए के लिए लगा सकते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस लिखने के लिए। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला सब कोई भी रोटेटिंग लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। बस ध्यान ये रखना होगा कि x2 और x1 हमको कहाँ से मेजर करने हैं, x2 और x1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर करना है। तो ये बताओ PA माइनस PO इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी रो है इसकी, तो इसको लिखेंगे रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोलिए, ठीक है? यस। अच्छा, अब प्रेशर एट O को क्या हम प्रेशर एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, और प्रेशर एट A को क्या PATM प्लस रो जी वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम P पॉइंट से अगर नीचे उतरेंगे G के डायरेक्शन में तो प्रेशर G के हिसाब से बढ़ेगा। प्रेशर तो एक ही होगा ना ए पॉइंट पे, चाहे ओ से निकाल दो चाहे इधर से निकाल दो, दोनों तरफ से मैच होगा प्रेशर। तो अगर हम जी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो जब ये वैल्यू आप रखोगे तो देखो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, तो रो जी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमें अब ये कर्व का एक तरह से लोकस मिल गया।
पाथ मिल गया इसका? कैसा है ये? पैराबोला आ रहा है। तो ये जो शेप बनता है, जो ये शेप यहाँ पे बनता है, इसका क्रॉस सेक्शन पैराबोला है। मतलब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो स्टडी की है, ये हम लोगों ने 2 डायमेंशन स्टडी की है, बट वेसल तो 3 डायमेंशन है ना। तो एक्चुअली ये जो शेप है, दिस इज कॉल्ड पैराबोलॉइड। मतलब पैराबोला को अगर हम उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, जो तो 3D फिगर बनेगा, दैट इज पैराबोलॉइड। वेसल का रेडियस अगर हम r ले लें सपोज, तो ये बताओगे कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में गैप क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में गैप कितना होगा? दिस गैप, अगर रेडियस r है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो सीधे सीधे। तो भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो। x की जगह क्या लिख दें? r लिख दें इसी एक्सप्रेशन में। यस सर। हाइट कितनी आएगी? ये हाइट आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना आप, कि उसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, हालांकि इंटीग्रेशन से, वॉल्यूम कंजर्वेशन से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लिक्विड है ना, ये नीचे कितना जा रहा है और साइड में कितना उठ रहा है। टोटल तो पता चल गया, टोटल कितना है भाई, नीचे जो गया और जो ऊपर साइड में उठा, वो जो टोटल है वो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग अगर पता करना हो तो आसान है, याद रखना कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। मतलब साइड में जो ऊपर उठ रहा है और नीचे जो जा रहा है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। याद रहेगा इतनी छोटी सी बात। अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो तुम अपना होमवर्क में कभी करना। प्रूफ ये करना होगा कि ये जो पैराबोलॉइड बनेगा, यानी ये वाला जो वॉल्यूम होगा जिसको मैंने अभी शेड किया है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो साइड में आ गया है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के। तो ये तुम्हें इक्वेशन लेके स्फेरिकल पार्ट का निकालना पड़ेगा, एलिमेंट लेके। प्रूफ करोगे तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। बट याद जरूर रखो। बोलो। ठीक है। देखो ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8।
सर 15/2b. 7.5 ना। देखो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वेसल जो है वो ओपन ट्यूब है या क्लोज ट्यूब है, ठीक है ना। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो लेटस से इधर y1 है और इधर y2 है। तो यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट ले लो O। तो पहले हम लोग PA माइनस PO लिख लेते हैं उसी फॉर्मूले से। क्या बन जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और फिर इसी तरह से PB माइनस PO लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 4B स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और इसके बाद इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं PB माइनस PA, और PB माइनस PA की जगह लिख देते हैं रो G y2 माइनस y1। तो यहां से y2 माइनस y1 आ जाएगा। कर लिया होगा, कर लिया होगा, कुछ नहीं है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ।
When tube contains water, an air bubble is trapped inside तो liquid. जी tan थीटा आ रही है क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू g tan थीटा. Tan थीटा. हाँ. And direction right or left? Towards right. Sir, right. Towards right आए, correct. The tube is held vertically as shown and is moved horizontally with an acceleration a such that bubble moves to a position theta as shown. तो देखो ये तो सिचुएशन तब बनी हुई जब ट्यूब रेस्ट पे है. तो अगर हम ट्यूब को मूव कर रहे हैं तो बबल यहाँ पे आ जा रहा है. तो देखो बबल की खास बात ये है कि बबल किसी भी वेसल में कहाँ पे जाना चाहेगा, कोई भी एयर बबल है तो लीस्ट प्रेशर, लीस्ट प्रेशर की तरफ, मिनिमम प्रेशर की तरफ. ठीक है ना. तो मिनिमम प्रेशर वाला कौन सी लाइन होगी, तो वही वाली लाइन होगी जो जी इफेक्टिव से मैच कर रही होगी. क्यों भाई. तो अगर हम इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं ए नॉट एक्सीलरेशन से, तो इसका जी इफेक्टिव कैलकुलेट करो बस. तो जी इधर की तरफ हो गया, ए नॉट हम इधर की तरफ लेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा जी इफेक्टिव का. तो ये बबल इसी पोजीशन पे जा रहा है, तो ये वर्टिकल से थीटा है, तो यही थीटा बन जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी. तो ए नॉट आ जाएगा जी tan थीटा. बोलिए, क्लियर है सबको? कोई Yes, डाउट? sir. ये देखो एक और नेक्स्ट. सर 2/10. 2/10. हाँ 2/10 करेक्ट. भाई जो डिफरेंस है 3 मीटर एंड 2 मीटर, और रेडियस भी 1 मीटर है, तो ऑलरेडी 2 मीटर तक फिल्ड है, यानी कि 1 मीटर वो और ऊपर जा सकता है. तो लिक्विड ऊपर जाता कितना है, तो वो तो डायरेक्ट अभी बताया था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g is the distance moved by liquid.
मतलब इनिशियल पोजीशन से कितना राइज करेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g। तो बस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ही निकालना है, तो ये सीधे सीधे 40 हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 2√10। बोलिए, ठीक है। काफी टाइम से एक्सीलरेटेड कंटेनर पे क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं पूछा जा रहा था, बट पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है और अच्छा क्वेश्चन ही आ रहा है। देखो जैसे यही क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं आया रोटेशन ऑफ लिक्विड पे, बट अभी आया हुआ है, तो करो ट्राई इसको। 25 नंबर है ना आपके पास पैकेज? प्रीवियस ईयर का है 25। तो इसके 2 पार्ट जो हैं, मतलब ABCD मल्टीपल करेक्ट था ना, तो 2 पार्ट इसमें ऑप्टिक्स भी यूज होगा, तो वो अभी आप छोड़ देना। A और B पार्ट कर लो, C और D छोड़ देना अभी, और क्या। C और D अभी छोड़ दो, अभी रहने दो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज हो रही है और 12th में पढ़ोगे। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आ रहा है ना? हाँ। अब एक्चुअली C और D वाले ऑप्शन में ऑप्टिक्स का एक फॉर्मूला और लगेगा, बट उसके लिए ओमेगा में भी ओमेगा का वैल्यू भी निकालना था, ओमेगा का वैल्यू का इसके साथ रिलेशन, तो वो भी खैर आ जाएगा, क्योंकि H तो हमको मालूम ही होता है ना। क्यों भाई, स्मॉल r क्या है? H is very very less than small r. H is also very very less than capital H. Surface is spherical radius and weaker radius r, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसी डायग्राम में देख लेते हैं इसको। अगर हम नीचे ड्रॉ करेंगे इधर, तो ये वाली जो सरफेस है इसका रेडियस r है। क्यों भाई, ये सरफेस का रेडियस r है। अच्छा, ये स्मॉल h है, h की वैल्यू भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर, और ये स्मॉल r है। क्यों?
तो ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2g बोलेंगे ना। सेंटर और ब्रिम पे जो डिफरेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं r माइनस h। तो इन तीनों में कोई रिलेशन बन जाएगा ना। इन तीनों में देखो एक पाइथागोरन से रिलेशन आ जाएगा ना। क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एच होल स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH। तो इसमें ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2H। तो एक ऑप्शन तो ये सही हो जाता है इससे, और दूसरा एक ऑप्शन निकालने के लिए कैपिटल आर के टर्म्स में, अब छोड़ो जब आगे करना ही नहीं तो ठीक है ना। रिलेशन अगर निकालना है एच की वैल्यू, तो नेक्स्ट आगे इसमें क्या करना था कि आर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2H लिख सकते हैं, और स्मॉल आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2GH अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमको आगे के दोनों पार्ट में यूज करना था, तभी वो आंसर जो है, खैर अभी जाने तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल, ठीक है ना। इसमें तो खैर कुछ था ही नहीं। अब बट था ये कि देखो आईआईटी का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ वो नया तो पूछेंगे ही। तो नॉर्मली हम सबको यही पता होता है कि एक पैराबोलिक सरफेस होती है, बट उन्होंने क्वेश्चन दिया तो बोल दिया कि इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। तो देखो कोई भी सरफेस कोई भी कर्व हो, इनफैक्ट हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालते ही है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ का भी निकाला था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब यही होता है कि कोई भी कर्व हो, हम उसका छोटा सा जो पार्ट है उसको हम स्फेरिकल कंसीडर कर सकते हैं, एक सर्कल कंसीडर कर सकते हैं। तो उसने यही अप्रोक्सीमेशन लगा के इसको सर्कल बोल दिया है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसने सर्कल बोल दिया तो हमने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल ले लिया, तो उससे रिलेशन आ गया, बस ज्योमेट्री से ही आ गया। मतलब जो अप्रोक्सीमेशन दिया है उसी से आ गया, कुछ और तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं इसमें। बोलिए, ठीक है। यस सर। देखना एक दो क्वेश्चन और भी हैं इसमें अच्छे, जैसे देखो ये क्वेश्चन भी है, 20 नंबर है। एक और क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ है, किसी और टॉपिक में होगा फिर, ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ तक हमारा काम जो खत्म हुआ वो हुआ प्रेशर कैलकुलेशन इन केस ऑफ स्टेशनरी वेसल एज वेल एज इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग वेसल। एक्सेलरेटिंग वेसल में भी हमने सारे केस देख लिए, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे रोटेशन हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा लॉ है कॉल्ड पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ समझने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक टैंक है, रिजिड टैंक which is completely filled with a liquid. There is a rigid tank completely filled with a liquid, और लिक्विड का डेंसिटी रो है, हाइट ऑफ टैंक h है। टैंक में एक जगह होल था लेकिन उसको भी हमने रिजिडली एक कॉर्क से क्लोज कर दिया है,
यानी इस टैंक के अंदर कहीं पे भी एयर नहीं है, समझ गए, कंप्लीटली क्लोज है। तो मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा? व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए? PATM plus rho GH. नहीं, PATM उसमें ऐड होगा या नहीं होगा, यही तो क्वेश्चन है। मैंने कहा कि वेसल इज रिजिड, कंप्लीटली क्लोज्ड, देयर इज नो एयर इनसाइड वेसल, तो PATM क्यों होगा भाई? सिर्फ और सिर्फ rho GH ही होगा। जब तक एयर नहीं है तब तक एयर का प्रेशर कैसे लोगे? रिजिड वेसल है ना, तो ऐसे कह सकते हो कि वेसल की जो रिजिडिटी है वो प्रेशर बैलेंस कर ले रही है, वो अंदर लिक्विड पे ट्रांसमिट नहीं होने दे रही है। सॉलिड है ना वेसल। बताइए पहले ये बात। अब दूसरा चेंज हमने क्या किया इस केस में कि वो जो कॉर्क हमने लगा रखा था, अगर हम उस कॉर्क को हटा दें, उस कॉर्क को अगर हम हटा दें यहां से, तो हटा देंगे तो यहाँ पे जो गैप प्रोड्यूस होगा, छोटा सा ही गैप हुआ, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगेगा। लेकिन ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के ऊपर थोड़े ना कुछ है, ये गैप तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अब पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा? वही रहेगा या फिर PATM plus rho GH? इस बार ये प्रेशर PATM प्लस rho GH हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट ये पूछ सकता है कि भाई PATM तो इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन ए पॉइंट पे प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो केवल उसी थोड़े से ही पार्ट में है ना, तो अगर हम इस वर्टिकल कॉलम को लें तो सिर्फ यहीं पे प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था, बाकी लिक्विड में कैसे इंक्रीज हो रहा है? तो यही पास्कल्स लॉ है, दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ, एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है कि लिक्विड के अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करते हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन प्रेशर इनसाइड लिक्विड बॉडी एट एनी पॉइंट, then the same change gets transmitted to the whole body of liquid without any loss. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग टूथपेस्ट तो यूज करते ही है ना सुबह और रात में, तो टूथपेस्ट से पेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? पीछे प्रेस करते हैं और लिक्विड आगे से निकल आता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम जहां पे भी प्रेस करेंगे वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, और वो जो इंक्रीमेंट इन प्रेशर है वो पूरे लिक्विड बॉडी में यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर जाएगा, मींस सेम अमाउंट से प्रेशर सब जगह बढ़ जाएगा। ऐसा सॉलिड में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ लिक्विड में ही होता है। तो यही इसका स्टेटमेंट भी है, तो नोट कर लेना ये बात कि when pressure changes inside a liquid at a certain point, at a certain point नहीं, at any point, at any point, then the same change in pressure gets transmitted to the whole liquid without any loss. ठीक है, and this statement is Pascal's law. सर पास्कल्स लॉ मूविंग बॉडीज में भी ट्रू होगा ना? मतलब लिक्विड अगर मूविंग है ना तो भी, हाँ, लिक्विड के लिए है। एप्लीकेशन तो पास्कल्स लॉ के पूछो मत, बहुत सारे एप्लीकेशन है। इनफैक्ट कोई भी तुमने ऐसा वर्ड सुना हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गए,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, हाइड्रोलिक क्रेन्स हो गए, हाइड्रोलिक पेडल्स हो गए, हाइड्रोलिक वर्ड कहीं भी यूज हो रहा है तो दैट मीन्स वहां पे पास्कल्स लॉ लग रहा है। जैसे आपने जैसे मोटरसाइकिल या बाइक्स वगैरह में देखा होगा जिसमें नॉर्मली डिस्क ब्रेक्स होते हैं, क्यों भाई? तो उसमें जहां डिस्क ब्रेक होता है उसमें ब्रेक लीवर के पास में एक छोटी सी क्यूबॉइड टाइप की डिब्बी सी होती है, उसमें ऑयल रहता है। यस सर, ब्रेक ऑयल। हाँ, तो वो ब्रेक ऑयल का बेसिकली काम ये है कि वो ब्रेक ऑयल जो है वो इस फ्लूइड का काम कर रहा है। हम लोग करते क्या है कि जब हम लीवर प्रेस कर रहे हैं तो हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं एंड देन सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर थ्रू दैट लिक्विड ट्रांसमिटेड टू दी ब्रेक्स। अब इसका फायदा क्या है, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं कर देते हैं? तो इसका फायदा के लिए एक डायग्राम और देखो। एडवांटेज क्या है इसका, एक फिगर और है। सपोज ये एक मैंने लिक्विड लिया हुआ है और इस लिक्विड को दो अलग अलग मतलब क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, दोनों वेसल बॉटम से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन ये है कि जहां पे एरिया कम है, अगर हमने वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, लेट्स से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया F1, तो ये बताओ जहां पे अप्लाई किया उसके ठीक नीचे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा? कितना इंक्रीज होगा? F1/A1। नाउ द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट गेट्स ट्रांसमिटेड टू होल बॉडी ऑफ लिक्विड। तो जब सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस इन एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड तो मैं बोलूंगा कि सेम अमाउंट ऑफ चेंज दूसरे वाले पिस्टन के ठीक नीचे भी होगा। तो अगर सेम अमाउंट का प्रेशर यहां पे भी चेंज होगा तो उसकी वजह से वहां पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो F2 होगा, तो वहां पे लिख सकते हैं F2/A2। तो अगर हम ये दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों का हाइट मैंने सेम लिया हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट देम एज F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर हमने A1 और A2 का जो रेशियो है सपोज 1:100 लिया है, तो अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब फोर्स मल्टीप्लायर हो गया ना। जैसे कार वगैरह में स्टेपनी वगैरह चेंज करने के लिए कई बार वो हाइड्रोलिक वाला भी लिफ्ट रखते हैं, तो उस हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हैं, एक दो बार वो प्रेस करता है और पूरा कार लिफ्ट हो जाती है। तो वो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मल्टीप्लायर हो रहा है। तो मल्टीप्लायर इसी का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट है। सेम वैसे ही बड़े व्हीकल्स जितने हैं, बाइक्स में तो मान लो मैंने बोला कि जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक्स हैं उसमें यूज होता है और अच्छी वाली बाइक्स में। बाकी जो कार है या ट्रक्स हैं उन सब में तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगा के तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही नहीं, इतना फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, इतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा ना, 1 न्यूटन लगाया और उससे 100 न्यूटन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन सब पे इसी का यूज है। फिलहाल मैंने इस एग्जांपल में देखो तो दोनों का हाइट सेम लिया है। अगर हाइट ऊपर नीचे होगा तो उसमें ρgh का अमाउंट और ऐड करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। बट पास्कल्स लॉ इज सिंपली कि भाई जो भी प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा एक पॉइंट पे, वही सेम इंक्रीमेंट हर जगह आएगा।
ठीक है। देखो जैसे ये एक प्रॉब्लम है, सर सर रियल लिक्विड्स में लॉस होता है प्रेशर का? तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन वगैरह जैसे है क्या ना, रियल लिक्विड्स में क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स के अलावा फ्रिक्शन वाला फोर्स भी लगने लगता है, टेंजेंशियल फोर्स, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस होते हैं। ओके सर। बट वो लॉस को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पास्कल्स लॉ में लॉस हो रहा है, वो लॉस दूसरी वजह से हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली आउटपुट हमको पूरा नहीं मिल रहा है, बट लॉस लिक्विड की प्रॉपर्टी की वजह से नहीं है, बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेज है। लिक्विड में एज सच कोई लॉस नहीं होगा, ऐसे समझ लो। मतलब अगर लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो मूव नहीं हो रही हैं तो कोई भी लॉस नहीं होगा। वो होता क्या है कि थोड़ा बहुत लिक्विड मूव करता है, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लॉसेस होते हैं। इसमें हम लोग प्रेशर इक्वल कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे? इसमें हम प्रेशर इक्वल कर सकते हैं पॉइंट ए पे, और देखो तो पॉइंट बी पे। ये थिकनेस तो निग्लिजिबल है, वो बनी हुई है डायग्राम में, निग्लिजिबल है थिकनेस। अब पॉइंट ए पे प्रेशर निकालेंगे अगर, तो mg अपॉन एरिया हो जाएगा, m मास उसका हो जाएगा पिस्टन का। और पॉइंट बी पे प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया प्लस रो जी एच लिखना होगा। देखो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए बन जाएगा 600 kg है, तो 600 इंटू जी फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इधर कितना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 800 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू प्रेशर एट बी लिखेंगे तो फोर्स अगर हमने F लगाया है अपॉन एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये प्रेशर हो गया बिलो द पिस्टन एंड प्लस रो जी एंड एच, तो यहां से F निकल आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चंस तो पास्कल्स लॉ के सीधे सीधे ही हैं, कुछ और नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलो, कल बढ़ाएंगे आगे।